प्रश्न ये है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ग्वालियर रियासत के महाराज राम साहब, उनके दो बेटे और एक नाती मधुसूदन चार की मृत्यु हुई थी। 1892 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली कब्जा कर पाता। पौने 200 साल, इसका इतिहास कहां है भाई? क्यों नहीं हो सकती भाई? खुदाई करवाओ, दूध का दूध पानी का नहीं हो सकती। खुदा वाले खुदाई से डरते हैं। हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे। यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। वाह। आप सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो सुधांशु जी और सुरेश जी की होने वाली है और ये कोई डिबेट नहीं बल्कि हमारे इतिहास में बाहर से आए हुए लुटेरों को महान और हमारे देश के वीरों को कम दिखाए जाने के ऊपर चल रही एक चर्चा है, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी ने महाराणा प्रताप से लेकर हमारे देश की सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बताया। तो आप भी देखिए ये वीडियो। मेरा प्रश्न ये है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ग्वालियर रियासत के महाराज राम साहब, उनके दो बेटे और एक नाती मधुसूदन चार की मृत्यु हुई थी और भिंड से 500 लोग गए थे, लेकिन इतिहास में ना उदयराज का नाम है ना राम साहब का नाम है। जबकि दिवेर के युद्ध में और हल्दी घाटी के युद्ध में अगर भिंड से लोग न गए होते तो उतनी विजय नहीं होती जितनी अपेक्षा की जाती है। तो कब तक हम लोगों को इतिहास से बाहर रखा जाएगा? आपने हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया। इतिहास से बाहर क्या, इतिहास के ऊपर कैसा चश्मा चढ़ा दिया जाएगा, वो हल्दी घाटी के युद्ध से उसका उदाहरण है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध में कहा जाता ना महाराणा प्रताप हार गए थे। अब ये बताइए, कोई राजा हार गया, इसका पैरामीटर क्या है? आप कैसे डिटरमाइन करते हैं कि वो हार गए? इसके 4 डिफाइंड पैरामीटर्स है। नंबर 1, वो मार दिया गया हो। नंबर 2, वो बंदी बना लिया गया हो। नंबर 3, उसने टैक्स देना शुरू कर दिया हो। और नंबर 4, दरबार में जाके हाजिरी लगा ली हो। महाराणा प्रताप ने चारों में से क्या काम किया था? कुछ भी नहीं। तो भाई किस आधार पर कह दिया कि हार गए थे? तो जो आपने कहा कि हल्दी घाटी के युद्ध का प्रकट रूप में दिख रहा है कि जो सामने दिख रहा वो झुटला दिया गया, तो ऐसे बहुत सी घटनाएं जो उसके साथ जुड़ी हुई होंगी, वो तो किस प्रकार से किनारे की गई होंगी आप स्वयं समझ सकते हैं। आने वाले समय में ये सारे सत्य अपने आप उभर के सामने आए। पानीपत 3 के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो हार गए। वो हारने का कारण ही नहीं था, क्योंकि जो जीता, अगर जिसको जीता कहा जाता है तो उसने राज कहाँ किया? उसने तो राज किया नहीं। उल्टा वहां से फिर कभी भी कोई आ नहीं पाया। इतना बड़ा विजय हुआ, लेकिन पानीपत 3 को भी पराजय कहा जाता है। अरे आप ऐसे समझिए कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध आता है। सोमनाथ का डिस्ट्रक्शन 1025 में होता है। 300 साल, 300 साल का इतिहास कहां है? 1025 में सोमनाथ, 1192 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली कब्जा कर पाता। पौने 200 साल, इसका इतिहास कहां है भाई? और 1192 के बाद श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बाबर जाके तुड़वा पाता 1527, फिर 350 साल, उसका इतिहास कहां है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मगर जो जो बदलाव आता जा रहा है ना, लोगों में जागरूकता आती जा रही है, तो किताबों में उन्होंने जो भी लिखा था वो भी असलियत उजागर होती जा रही है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे। यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। वाह। और वो भी हल्दी घाटी की हो तो और ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर कहे। अरे हल्दी घाटी में तो और भी मजेदार बात है। वीएस नायपॉल ने जानते क्या लिखा है? कि दुनिया में कहीं भी युद्ध होता था तो 2 राजाओं के बीच में युद्ध होता तो वो देश एक ही राजा को महान मानता है, चाहे वो हारा हो या जीता हो। और भारत एक ऐसा विचित्र देश था जहां किताबों में अकबर महान है और जनता के बीच में राणा प्रताप महान है। ये दोनों महान कैसे हो गए, ये उदाहरण सिर्फ यही दिखता है। ये एक ऐसा विचित्र देश था जहां जन जन के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज महान है और किताबों में औरंगजेब महान है। तो उन्होंने कहा ऐसा विचित्र उदाहरण आपको सिर्फ भारत में देखने को मिलेगा। और उसने एक और बात कही, उसने कहा भारत एक ऐसा देश है जहां राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला इतिहास नहीं, राष्ट्रवाद को कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। और उसमें भी 100% झूठ पढ़ाया जाता है। कई मुद्दों पे मैं 100% झूठ कह रहा हूं, बहुत सोच विचार करके कह रहा हूं। ऐसा एक नहीं अनेक मौकों के ऊपर 100% झूठ पढ़ाया गया। और मदद की बात जानते क्या है? जो मैंने कहा ना, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। अरे जो टेक्नोलॉजी निकलती है वो टेक्नोलॉजी से मात खा जाते हैं। अब क्या करें? मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। जब राम मंदिर का केस शुरू हुआ तो उन्होंने स्टे ले लिया, खुदाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? खुदाई करवाओ, दूध का दूध पानी का नहीं हो सकती। खुदा वाले खुदाई से डरते हैं। नहीं, उसमें तो मजेदार बात जानते हैं, सुनिए। उसमें मजेदार बात क्या थी? जब लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस गया तो उन्होंने कहा आप अपने अपने पक्ष के इतिहासकार भी ला सकते हैं। तो हमारे पक्ष से जो इतिहासकार गए उसमें देवेंद्र स्वरूप जी थे, एसपी गुप्ता जी थे, ग्रोवर जी थे, डॉक्टर हर्ष नारायण थे। मैं इनमें से 2 लोगों से तो पर्सनली भी मिला हूं। बचपन में डॉक्टर हर्ष नारायण तो बड़े बुजुर्ग थे, तब की बात है। वो फारसी के भी उतने बड़े विद्वान थे जितने बड़े संस्कृत के थे। अच्छा, उधर से आए सब जेएनयू ब्रांड थे, वही सूरज भान और वो आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा, ये लोग खुद नहीं अपियर हुए, इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब कोर्ट में तो आप राजनीति नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये कहा कि आप ये बताइए, आप आर्कियोलॉजी विषय जानते हैं? हिस्ट्री में 2 विषय होते हैं ना, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। आर्कियोलॉजी मतलब खुदाई वाला विषय। तो उनमें से लगभग सभी लोग आर्कियोलॉजी विषय के नहीं थे। उन्होंने लिख के दिया जी हम आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। ठीक, तो अब कल्चर विषय होगा। तो कल्चर किससे आएगा? किताबों से, जो लिखा हुआ है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो 2 ही भाषाओं में लिखे हुए थे, फारसी और संस्कृत। उनसे पूछा कि आप जानते हैं? तो उन्होंने बाकायदा लिख के दिया कि साहब आप फारसी तो क्या, हम संस्कृत भी नहीं जानते। मतलब मजेदार बात देखिए, न खुदाई जानते थे, न लिखाई जानते थे, और दावा यह कि सारी खुदाई जानते थे।
और इसलिए अब सुनिए, उसके बाद जब स्टे लगा दिया गया, अब उन्हें क्या पता था कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़कर रडार मैपिंग पे आ जाएगी। जो अटल जी की सरकार थी, रडार मैपिंग आ गई। रडार मैपिंग में नीचे दिखने लगता, लाइक जैसे आप अल्ट्रासाउंड कर दें, अल्ट्रासाउंड में अंदर क्या दिख जाता है ना। अब रडार मैपिंग की जब रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई तो परमिशन दे दी गई खुदाई की। अब जब खुदाई की परमिशन दी गई तो पहले उनका स्टैंड ये था कि ये समतल जमीन पे बनी। अब जब खुदाई में कुछ निकलने लगा, उन्होंने कहा नहीं ये ईदगाह पे बनी थी। अब अंदर जो खंभे निकलने लगे, उसमें मंदिर दिखने लगा, उन्होंने कहा नहीं जी ये जैन मंदिर था। तो कोर्ट ने पूछा है, हाई कोर्ट ने, साहब आपका स्टैंड क्या है, आप ये बार बार अपना स्टैंड क्यों बदल रहे हैं। ये मैंने जानते क्यों बोला कि टेक्नोलॉजी ने उन इतिहास को झूठा साबित कर दिया। और कितना बड़ा झूठा साबित किया, हम लोगों के बचपन तक कहा जाता था कि संगम क्या है, जहां इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जमुना एंड मिथिकल सरस्वती, यानी गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती का संगम है। और 1985-86 में सबसे पहले नासा की जो सैटेलाइट पिक्चर थी उसमें सरस्वती नदी का ट्रैक दिखा। और यह भी पता लग गया कि एक नदी थी जो कब सूखी थी, 5000 साल पहले, एग्जैक्टली वही महाभारत के समय। और यहां पे क्या बताया गया कि साहब आर्य बाहर से आए थे और वेद उन्होंने 1200 ईसा के पूर्व के आसपास लिखे। मतलब जो नदी, उसमें सबसे ज्यादा अगर वर्णन है सरस्वती नदी का। गंगा का वर्णन उत्तर वैदिक काल में, सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा वर्णन है, हरहराती हुई सरस्वती नदी। आप सोचिए जो नदी उनके आने से 2-2.5 हजार साल पहले सूख गई थी, उसका वो वर्णन कर रहे थे। अब क्या करें बेचारे, टेक्नोलॉजी से बात, इसीलिए आज टेक्नोलॉजी संबंधी कोई बात आती है तो वो स्टे ले आते हैं कोर्ट से। नहीं, ना कार्बन डेटिंग भी नहीं होनी चाहिए, रडार मैपिंग भी नहीं होनी चाहिए, खुदाई भी नहीं होनी चाहिए। मगर चिंता मत करिए, जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी त्यों त्यों सच उभरता हुआ सामने आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।